नमस्कार साथियों। आज हम कहानी सुनेंगे। रिक्त आकाश। एक कोमल और संवेदनशील मल प्रेम की पराकाष्ठा को छूता है और बस एक एहसास। आप आनंद लीजिए। आज के समय में इस तरह के एहसास बहुत कम मिल रहे हैं। अनूठी कहानी है, आनंद लीजिए। सक्सेना मैडम ने मुझे आस्थाना मैडम का एड्रेस देते हुए कहा, आज तुम वहां चली जाना। हमारी पता है किटी पार्टी की जो टीम है वो पिकनिक पर जा रही है। आस्थाना मैडम के घर से चाय नाश्ता तैयार करवाना है तुम्ही को। हम 15-20 सदस्य हो जाएंगे और शायद 4-6 बच्चे होंगे और हो सकता है आए भी या ना भी, कुछ पक्का नहीं है। तो देखो, तुम देख लेना, खाना नाश्ता तुम्हें ना अंदाजे से तैयार कर लेना। मुझे पता है तुम कर लेती हो ना, कर लोगी ना। जी हाँ मैडम, मैं कर लूंगी, आप चिंता न करें। ठीक है, मैं अभी आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी और सब कुछ संभाल लूंगी। फिर मैंने अपने घर का सारा कामकाज निपटाया और पूछते पूछते उस घर तक वहां पहुंच गई। घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, आकाश आस्थाना के नाम का, जिसे पढ़कर ना मैं चौंक गई। क्योंकि एक आकाश आस्थाना वो भी था जिसके साथ मैंने बचपन के खुशनुमा पल बांटे थे। साथ ही खेल कूद कर बड़े हुए थे हम। बड़े होने पर वो आकाश नीले आकाश में कहाँ खो गया, कुछ पता ही नहीं चला। खैर, मैंने 2 बार कॉल बेल का स्विच दबाया मगर द्वार नहीं खुले। इतने में एक 10-12 वर्ष का बालक आया और मुझे बोला, अरे आंटी, ये कॉल बेल खराब हो रही है, आप इधर पीछे से चले आइए। आस्थाना अंकल वहीं बरामदे में ही खड़े हैं, मैंने अभी देखा है उन्हें वहां। मैं बस उस बच्चे के कहे अनुसार पिछले बरामदे की तरफ से वहां पहुंच गई और वहां पहुंची देखा आकाश दाढ़ी बना रहे थे। बड़ी खुशी हुई उन्हें वहां देखकर। धीमे से अस्फुट स्वर में मेरे मुंह से हेलो निकल गया, मगर आकाश मुझे देखते रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, उनके मुंह से हेलो तक नहीं निकला और वो भाव विभोर होकर एक टक मुझे देखते रहे। उन्होंने मुझे हेलो तक का कोई जवाब न दिया। अपनी इस स्थिति का जब आभास उनको खुद को हुआ ना, तो झेप कर ना पल के नीचे झुटका ली उन्होंने। और जब दाढ़ी बनाते बनाते पल के जब ऊपर उठी और शीशे में जब उनका चेहरा गया तो पता चला उसी दौरान दाई तरफ की मूछ नदारा। उनकी इस स्थिति को देखकर मुझे हंसी आ गई। मेरी खिलखिलाहट से ना वो कुछ नॉर्मल हुए। मैंने झट से पूछा, क्यों, पहचाना नहीं मुझे? तुम सचमुच की सीमा हो ना? मुझे तो लगा कहीं आकाश से कोई सुंदर सी परी उतर कर आई है जिसमें मैं अपनी नन्ही सीमा को देख रहा हूं। मेरी स्वीकारोक्ति ने के साथ ही उन्होंने पुनः गंभीरता की चादर ओढ़ ली। इतने में ही आस्थाना मैडम भी बरामदे में आ गई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उनका भी अभिवादन करते हुए कहा, जी मैं सीमा हूँ, सक्सेना मैडम ने मुझे आपके यहाँ भेजा है। ओहो, आइए आइए, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? जी, उन्होंने बताया था कि आज आप पिकनिक पर जाने वाले हैं, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा संयत करते हुए बोला, क्योंकि आकाश को अनेक वर्षों बाद एक परिपक्व पुरुष के रूप में पहली बार देखा था। मैं तो उसमें आज भी वही नटखट सा आकाश देखना चाहती थी, मगर वो नहीं मिला। और मेरा अपने आप पर तो ध्यान ही नहीं गया कि मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ। वो चुलबुली सी सीमा तो कब की समाप्त हो गई। इतने में किसी घरेलू नौकर ने आकर मुझे पानी का ग्लास थमाया, जिसे मैंने एक ही घूंट में हलक से नीचे उतार लिया।
किचन नैपकिन से हाथ पोंछते हुए मैडम बोली, आप चल रही हैं हमारे साथ? नहीं नहीं, मुझे मैडम ने आप लोगों का खाना, चाय, नाश्ता वगैरह तैयार करने के हिसाब से भेजा है। उन्हें ना मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो जब भी कोई विशेष आयोजन होता है, पर्व होता है, तो मुझे ज़रूर बुलाती हैं और बस मैं ही उनके घर का सारा खाने से संबंधित कार्य तैयार करके देती हूँ। लेकिन मिसेस सक्सेना ने तो कहा था कि वो अपने बैंक के किसी चपरासी की पत्नी को भेजेंगी, जो अकेले सारा काम निपटा लेगी। जी हाँ, मैं ही हूँ, उनकी ये बैंक चपरासी प्रवीण की पत्नी। नीचे नजरें झुकाए ही मैंने कहा। इस पर वो सहसा विश्वास न कर पाई, अचकचा कर बोल पड़ी, बड़ी इंप्रेसिव पर्सनालिटी है तुम्हारी तो, एकदम पढ़ी लिखी अप टू डेट सी लगती हो भाई, क्या बात है? अजी, अप टू डेट तो कहाँ से लगूंगी, मगर पढ़ी लिखी तो मैं हूं, यदि लग भी गई तो क्या बात। कितनी पढ़ाई की है तुमने? 10वीं, 12वीं? वो अब आपसे तुम पर आ गई थी। जी, मैंने बीएससी विद फर्स्ट डिवीजन किया है। क्या कहा तुमने? वो अचानक चौंक पड़ी। जी, बीएससी विद फर्स्ट डिवीजन, मैंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। अब उनका विश्वास डूल गया था। उन्हें अपनी आंखों पर तो विश्वास पहले भी नहीं हो रहा था और अब कानों पर भी विश्वास न रहा। वे मुझसे नजरें चुराते हुए तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गईं और शून्य में ताकती रह गईं। इतने में उनके जोर से खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा हुआ कि और आकाश के साथ में किसी आने की आवाज थी भी। उस आवाज को सुनकर मैं भी वहां पहुंची, पर उस जगह पहुंचने से पहले ही मेरी हैसियत ने मेरे पैरों में बेड़ी डालकर मुझे रोक लिया। मैडम की हंसी अभी भी लगातार मेरे कानों में पड़ रही थी और आकाश की रुलाई उसकी आवाज से दृष्टिगोचर हो रही थी। वो कह रहे थे, क्या करता, अचानक गलती से मेरी मूंछ का दाहिना हिस्सा मेरे हाथ में आ गया। क्या करता, पूरी मूंछ साफ करनी पड़ी, आधी मूंछ लेके कहाँ घूमता, कोई चारा भी तो न था मेरे पास। उनकी आवाज में बेचारगी झलक रही थी। मैं गुमसुम सी जड़वत हुए बैठी थी। इतने में मैडम फिर मेरे पास आई और आवश्यक हिदायतें देते हुए अपनी व्यंजनों की लिस्ट मुझे पकड़ाते हुए बोली, देखो सारा सामान आ चुका है, अब तुम झटपट किचन में चढ़ जाओ। देखो तुम सब कुछ अच्छे से कर तो लोगी ना, और समय पर पहुंच जाएगा ना? अरे मैम, उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए सब कहा था और बिना जवाब लिए ही वो खिसक गई वहां से और आकाश को संबोधित करते हुए बोली, चलो तुम जा रहे हो ना, ऐसे करो मुझे शहनवाज ब्यूटी पार्लर छोड़ते हुए फिर अपने ऑफिस निकल जाओ। ठीक है चलो, मगर सीमा। हाँ, अरे वो तो हमारा खाना वाना घर बनाने के लिए हिसाब से आइए, नाश्ता खाना सब बनाएगी, तैयार कर लेगी वो, तब तक मैं पार्लर होके आ जाऊंगी और फिर वो पैक करके वहां पहुंचा देगी सारा। मुझे ऐसे लगा ना कि वो मेरी उपस्थिति से जल्द दूर निकल जाना चाहती थी और थोड़ी देर में स्कूटर के स्टार्ट होने की आवाज के साथ ही मुझसे वो दोनों दूर निकल गए। अब घर में पूर्ण शांति थी। मैं अपने ख्यालों में गुमसुम बैठी थी। आंखों से आंसू को टपकने से रोकने वाला अब यहाँ कोई नहीं था। वो भी टपाटप बरसने लगे। बचपन की यादें जो थी, बरसों बाद आकाश से यौन मुलाकात होगी, कभी सोचा भी न था। आज मुलाकात भी हुई तो कुछ इस तरह की कुछ बात न हुई। मैंने अपने बहते आंसुओं को यूं ही छोड़ अपने काम शुरू कर दिया, क्योंकि मैं भी जानती हूँ उन आंसुओं का कोई मोल नहीं। उन पलों को याद करके मुझे कुछ मिलना भी नहीं। वर्तमान मेरे हाथ में है, मुझे उसे ही संवारना है। खैर, कुछ ही देर में देखा तो आकाश लौट आए। मेरा दिल धक से रह गया। पहले तो उन्होंने कोई बात नहीं की थी, अब अकेले में क्यों लौट आए? मुझे थोड़ा सा बुरा लगा,
मगर मैं अपनी भावनाओं की परवाह किए फिर अपने काम में जुटी रही। आकाश अपने कपड़े चेंज कर रसोई में ही आ गए और वहीं दरवाजे की दीवार से सिर सटाकर बोले, कैसी हो सीमा? ठीक ही हूँ, मैंने भी स्पष्ट जवाब दे दिया। थोड़ी देर हमारे बीच चुप्पी छाई रही। मैं अपने काम में लगी रही और वो रसोई की चौखट से सटे हुए चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों की कोर से जो नमी है वो स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी। फिर वे हौले से बोले, तुम्हें अपनी रसोई में खाना पकाते देखना मेरा सपना था, एक रानी की तरह, परियों नौकरानी की तरह मिलोगी, इतना कहकर उसका गला भराया। उनकी आंखों की नमी आंखों से बाहर आ गई, पर वे अपनी जगह से एक इंच भी ना हिले। मैंने ही दृढ़ता पूर्वक पूछा, आप अकेले आए हैं या मैडम भी साथ हैं? मुझे मैडम नहीं है, मुझे एक्चुअली रास्ते में मिलने जानने वालों ने करीब करीब सभी ने टोका। कोई ने मुचमुंडा कहकर चिरौरी भी करी। अरे लोगों को एक खिल्ली उड़ाते हुए देखना अपनी कोई आसान काम है क्या? समझ नहीं आया क्या करूं। और फिर याद आया कि मेरे चेहरे पे चिपकी ये मूछें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मूछ साफ होती थी तो तुम कहती थी आज स्मार्ट लग गया हुआ। सच कह रहा हूं ना? बस तो मैंने सोचा चलो ठीक है, और लोग तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, कम से कम तुम तो नहीं उड़ाओगी, तुम्हें बस यहाँ चला आया। कहते हुए उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। फिर बोले, मेरी तो मजबूरी थी, 6 बहनों का इकलौता भाई होना के नाते मेरे माता पिता ने अपने संस्कारों और 6 बहनों के भविष्य की दुहाई देते हुए मुझे पैसे वाले बाप की इस मिटल्लो के साथ बांध दिया और मैं कुछ न कर पाया। माता पिता ने बहुत दबाव डाला, 6 बहनों की शादी करनी है, पैसे वाले परिवार की बेटी है, थोड़ा आएगा तो थोड़ा सहारा मिलेगा, कम से कम बहनों की शादी ढंग से हम कर पाएंगे। और बस पारिवारिक मर्यादा से बंधे मुझे अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी। ओह, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इस वक्त आप अकेले क्यों लौट आए हैं? मेरे प्रश्न में व्यंग की स्पष्ट झलक थी। सीमा प्लीज, तुम तो मुझे गलत मत समझो। मैडम ने पार्लर पहुंचकर जो शीशा मेरे कानों में उड़ेला था, उसकी सच्चाई को जानने भी तो मुझे आना था ना। रहा तुम्हारे हालचाल जानने का सवाल, तो क्या जानता, तुम्हारी इस हालात का जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं। मैं जानता हूं तुम्हारा गुनहगार हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर इसके आगे कुछ नहीं बोले। फिर मैंने ही पूछा, क्या कहा था मैडम ने? अरे सीमा, सच्चाई तुम सुन ना पाओगी। अजी तुम कहो तो सही, एक बार तो यही शक्ति तो दी है ईश्वर ने मुझे। मैंने मुस्कुराने की भरसक चेष्टा की, मगर सफल तो नहीं हो पाई। आकाश आंखें जमीन में गड़ाए ही बोले, उन्होंने कहा कि तुम ऑफिस की बजाय घर चले जाओ। सीमा घर में अकेली है, गरीब परिवार से है, पता नहीं कब कहाँ किस चीज पर नियत बिगड़ जाए। आकाश ने इतना सब एक सांस में कह दिया और प्रतिक्रिया देखने के लिए मुझ पर दृष्टि डाली तो वहां छोटे छोटे से 2 मोती लुढ़क पड़े। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी पुरुष को यूं रोते नहीं देखा था, और किसी पुरुष की आंखों में आंसू बहते देखना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और साथ ही आकाश पर विश्वास बनाए रखने की जो भावना है, उसको भी थोड़ा सा बल मिला। तो मैंने बस इस बुरी बात को यूं ही ऐसे ही हवा में उछाल दिया और अपने आंसुओं को चुपचाप पी गई। तुम्हारी मौसी ने तो बताया था कि तुम्हारी शादी किसी बैंक ऑफिसर से हो रही है। तो उन्होंने ठीक ही कहा था,
तुमने सुना गलत, तो इसमें किसी का क्या कसूर? मौसी ने जब तुमसे कहा था, मैं उस वक्त वहीं पास वाले कमरे में मौजूद थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था, 4th क्लास बैंक ऑफिसर। क्या कहा? आकाश ने जोर से चीखकर पूछा। तो मैंने कोई जवाब न दिया। मेरे हाथ यंत्रवत यों ही पूरियां बेलने में लगे रहे। आकाश ने अपनी मुट्ठी जोर से भींचते हुए बोले, ओह, यदि मैं ये ठीक से सुन समझ पाया होता ना, तो तुम्हारी शादी इस लड़के से कभी ना होने देता। मुझे तो ऐसा लगा था कि ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, ठीक है, चलो तुम सुखी रहोगी। अब मुझे तो उस मुटल्ली के साथ ही जीवन बिताना ही पड़ेगा। हाँ, कर देता हूँ। अरे रहने दो, कायर डरपोक बुज़दिल कहीं के। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी गालियां मेरे मुंह से एक साथ निकल गईं। शायद मैं घबरा गई थी। आकाश फिर मुझसे बोले, तुम्हारे भीतर तो महारानी बनने की क्षमता थी और उसने तुम्हें नौकरानी बना दिया। मेरे सामने आ जा तो साले का कचूबर बना दूं मैं। खबरदार, जो मेरे पति के विषय में एक भी शब्द और आगे कहा तो। प्रवीण तुमसे लाख दर्जा अच्छे हैं। वो तुम्हारी तरह बेबसी लाचारी का रोना रोने वालों में से नहीं है। तुमने तो मुझे सिर्फ चाहा था, पाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया, और फिर लालच और लाचारी के तराजू में अधर झूल करते हुए तुम हवा के रुख के साथ बढ़ गए। और प्रवीण ने पवन के वेग को चीरकर अपने लिए मुकाम हासिल किया है। उन्होंने जो भरपूर सम्मान, प्यार, जीने का हौसला मुझे दिया है ना, वो किसी अन्य पुरुष के बस का था ही नहीं। तुम मुसीबत में आंसू बहा सकते हो और वो मुसीबत में आंसू पोंछने का साहस रखते हैं, मेरा सहारा बनने का साहस रखते हैं। तुमने तो मेरी राहों में अचानक ही अनजाने ही कांटे बिखेर दिए थे, और उन्होंने वो एक एक कांटा चुनकर मेरी राह में फूल बिखेरे हैं। उनके व्यवहार से जो मुझे आत्मसंतुष्टि, आत्मविश्वास मिला, वो सच में अनमोल है। एक अनाथ गरीब लड़की जो पढ़ी लिखी भी हो, और तो क्या कोई तुम्हारे जैसा उससे अपनाने का साहस कर सकता है भला? क्योंकि सब जानते हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की अपने स्वतत्व को विलीन नहीं कर पाती, जबकि प्रवीण ने तो मेरे स्मृत स्वाभिमान को जलाने का प्रयास किया है और जलाया है। आज प्रवीण के बैंक में हमारे पड़ोसियों, रिश्तेदारों में जितनी मेरी इज्जत है, उतनी तो किसी अन्य प्राणी को आसानी से मिलती भी नहीं। और जानते हो, इस सम्मानित स्थिति की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रवीण है। सक्सेना मैडम ने मुझे छोटी बहन और बड़ी सलाहकार के हैसियत से यहाँ भेजा था, जिसे तुम दोनों ने मिलकर क्या से क्या बना दिया। प्रवीण बड़े ही बुद्धिमान और नेक इंसान है। उनके पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रमुखता देते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं अधूरी छोड़ नौकरी को अपनाना आवश्यक समझा। पिता के स्थान पर नौकरी मिल भी गई, और मेरे से शादी के तुरंत बाद उन्होंने छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। आज हमारा एक संरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण और विक्रय दोनों का छोटा सा एक व्यवसाय है। हम बहुत अच्छे से उस व्यवसाय को मिलजुल कर चला पा रहे हैं। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को हम एक साथ मिलकर पूर्ण करते हैं, और एक सफल व्यावसायिक दंपति के रूप में समाज में हमारा एक सम्मानित मुकाम है। और इसका सारा श्रेय प्रवीण को जाता है, क्योंकि मैं तो अनाथ होने के कारण बेसहारा तो बचपन से ही रही हूँ, और मेरी जो सोच है वो भी सीमित और संकुचित दायरे में कैद हो चुकी थी। प्रवीण ने ही मेरी भावनाओं को, मेरी भीतरी क्षमताओं को पहचाना, उन्हें निखारा और उन्हें सम्मानित रूप में समाज के सामने लाकर मुझे एक स्वतंत्र आसमान दिया। तुम तो जानते ही हो, मौसी की छत्र छाया में पलकर बढ़ते हुए मेरा जो स्वाभिमान है,
वो मौत की नींद कब का सो चुका था, मगर शादी के बाद प्रवीण ने मेरे मृत स्वाभिमान को झिलाया है। जो उपकार उन्होंने मुझ पर किया ना, उससे तो वो ऋण में कभी हो ही नहीं सकती। बैंक की कोई समस्या हो या हमारे व्यवसाय की हो या हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों की हो, सभी में हम दोनों की समान भागीदारी होती है। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, मगर हर पल हमारा साथ एक सच्चे हमसफर के रूप में बना रहता है। तो हमें जीवन की जो ऊंचाइयों को छूने का जो साहस है ना, वो भी सदैव बना रहता है। मैं धारा प्रवाह बोले जा रही थी और आकाश बड़े मनोयोग से मेरी बातें सुन रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में मेरी व्यथा कथा सुना करते थे, क्योंकि मौसी के आगे वे भी बेबस थे। पर हाँ, भीतरी जो छुपी हुई व्यथा है, जब ये कभी अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आते थे, तो मैं इनको कहकर और अपना लावा शांत कर लिया करती थी। आकाश ने कभी किसी बात को इधर से उधर नहीं किया, तो ये खतरा तो मुझे नहीं था इनसे, तो मैं निश्चिंत हो अपनी सारी दुख दर्द की बातें इनको कह देती थी और हल्की हो जाती थी। वैसे सारी बातें कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मौसी को मेरा किसी से बात करना भी नहीं पसंद था। कभी कभी आकाश की मम्मी आती थी, कभी आकाश उनके साथ आ जाते थे, तो दो चार बात हो जाती थी। इसके अलावा तो आप कभी आकाश से मिले ही नहीं। पर मैं कुछ ही पल है ना अपने अतीत में रह पाई कि मैडम के आने की आहट हुई। आहट पाते ही उनके पतिदेव रसोई की चौखट से एकदम पृथक होकर बरामदे की तरफ तुरंत दौड़ गए। अतीत का टुकड़ा पुनः मेरी आंखों के आगे टकरा गया। पहले भी ऐसा ही होता था, जब हम बात कर रहे होते थे और मौसी की आहट पाते ही आकाश अपनी बात अधूरी छोड़ यूं ही वहां से खिसक जाया करते थे। समय, स्थान और परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं, परंतु समानता स्पष्ट दिखाई दे रही है। आस्थाना मैडम में अपनी मौसी की छवि पाते से ही मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैंने फटाफट अपना काम निपटाया और बगैर औपचारिकता अदा किए वहां से चल दी, क्योंकि आकाश के रिक्तता को मैंने पहचान लिया था। उनका भीतर जीवन के प्रति जोश न तो कल था, आज भी नहीं है। आकाश, ऐसा लगा, कल भी रिक्त थे, आज भी रिक्त है। रिक्त आकाश, सिर्फ और सिर्फ रिक्त आकाश। नमस्कार।